हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में एल्केन की भौतिक अवस्थाओं को पढ़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार जल्दी से बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। कैसे हैं सब लोग? देखिए, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट की क्लास में एक काफी शानदार क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, याद है आपको? अब आज एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। जैसा हमने बताया था कि आप सभी के लिए द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द सेशन खजाना जो है हम लोग लेकर के आने वाले हैं और उसकी डेट डिसाइड हो गई है। आप सभी को पता है अच्छे से कि 9 दिसंबर इज द डेट। मेरे पास देने के लिए आज आपके पास आपके लिए एक और अपडेट है जो बहुत बड़ा है। 9 दिसंबर शाम 6 बजे, 6 बजे शाम को। तो टाइम भी है हमारे पास अब, बस एक दिन का इंतजार और, एक दिन एक रात और एक दिन और ऐसे। शाम 6 बजे 9 दिसंबर को खजाना रिलीज किया जाएगा, जो हिंदी मीडियम के इतिहास में, जैसा मैंने बताया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी नहीं हुआ है और वो चीज अब होगी और बहुत ही शानदार तरीके से होगी। दिल गदगद हो जाएगा आपका। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अब सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है ना? ठीक है। एक बार टेलीग्राम पे सूचना भेज दी जाए क्लास की, फिर हम हमारी कहानी आज की शुरू करते हैं। ऐसा क्या होगा, ये तो उसी दिन पता चलेगा। वन शॉट रिवीजन वीडियोस आपके बन रहे हैं, कल तक अपलोड हो जाने चाहिए और पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। हेलो एल्केन हेलोरीन वाला 12th क्लास को और हाइड्रोकार्बन जितना पढ़ा दिया उतना 11th क्लास को, दोनों के शॉर्ट्स बन गए हैं। एडिटिंग के लिए गए हुए हैं, एडिटिंग होकर के अपलोड होने लग जाएंगे, जहां तक कि कल सुबह से ही अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सुभाष सर की हेल्थ अपडेट बेटर, पहले से बेटर है, बस बीच बीच में उतार चढ़ाव चल रहा है और आएगा उनकी तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आप तक जल्दी ही आएगा। और सवाल पूछ लीजिए। बढ़िया है, तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। हेडिंग के साथ शुरू करेंगे। आज की हेडिंग लीजिए, एल्केन के भौतिक गुणधर्म। एल्केन के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो अभी से पढ़ करके 12th टॉप कर सकते हैं क्या? एक ही बात बोलूंगा, 12th अपने आप में बिल्कुल अलग प्रोसीजर है। क्लास 11th का बच्चा अगर 12th में अच्छा स्कोर करना चाहता है तो उसे कम से कम 4 चैप्टर्स बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हुए होने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स द वेरी फर्स्ट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग सेकंड चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट थर्ड और रेडॉक्स रिएक्शन फोर्थ। ये 4 चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़े होना बेहद आवश्यक है, उसके बिना फिर दिक्कत आती है 12th क्लास में। सरप्राइज में क्या क्या हो सकता है इसका पता तो 9 तारीख की शाम को 6 बजे ही लगने वाला है।
एल्केन की भौतिक गुणधर्म स्टार्ट करते हैं, फटाफट से हेडिंग लगाओ, एल्केन का भौतिक गुणधर्म। देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक जनरल नॉलेज की बात आपको पहले बता दी जाए कि कोई भी पदार्थ ठोस होता है, द्रव होता है या गैस होता है, ये किस बात पे निर्भर करता है, हमें उसे चेक करना पड़ेगा। कोई भी पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, ये किस बात पे निर्भर करता है ना, लेट्स चेक इट। कोई भी ठोस है अर्थात सॉलिड है, इसका मतलब यह है कि उस पदार्थ के अणु नंबर 1 और अणु नंबर 2 के बीच में बहुत ही शानदार वाला आकर्षण है। कोई भी पदार्थ अगर ठोस है तो इसका मतलब यह है कि उसका अणु नंबर 1 और अणु नंबर 2 के बीच में बहुत ही कमाल का आकर्षण है। कोई पदार्थ द्रव है, लिक्विड है, तो इसका मतलब यह है कि अणु नंबर 1 और अणु नंबर 2 के बीच में ठोस की तुलना में कम आकर्षण है। क्लास 9-10 की बेसिक बातें हैं, है ना, अभी आज क्यों बता रहा हूं उसके पीछे कारण है, सुनते जाओ। कोई भी गैस है, इसका मतलब यह है कि एक अणु और दूसरे अणु के बीच में बहुत ही कम आकर्षण है। एक अणु और दूसरे अणु के बीच में बहुत ही कम आकर्षण है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। हमेशा एक बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है कि जब उसको यह चेक करना होता है कि ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, तो उस बच्चे को पता है क्या करना चाहिए। जब उसे ये चेक करना हो, जब उसे ये चेक करना हो कि ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, तो पता है उस बच्चे को क्या करना चाहिए। उसको अणुओं के बीच का आकर्षण चेक करना चाहिए। कोई भी ठोस है पदार्थ, द्रव है या गैस है, अगर उसके बारे में पता लगाना चाहते हो तो अणुओं के बीच का आकर्षण चेक करना चाहिए। एक अणु दूसरे अणु के साथ में कैसा आकर्षण करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जल की बात करूं तो एक जल का अणु दूसरे जल के अणु के साथ बहुत मजबूती से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ हो, ठोस अवस्था में रहेगा। अगर एक H2O और दूसरे H2O के बीच में दूरी बढ़ जाए तो वो गैस अवस्था में चला जाएगा। और अगर एक H2O और दूसरे H2O के बीच में दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बीच में द्रव आना चाहिए था, ठीक है, द्रव, और दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो गैस अवस्था में बदल जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सही है। तो बात को समझना, H2O और H2O के बीच में एक H2O और दूसरे H2O के बीच में आकर्षण कैसा है, इस पर निर्भर करता है ठोस, द्रव या गैस। बच्चे गलत समझ लेते हैं। बच्चों को लगता है कि H2O का ठोस होना, गैस होना या द्रव होना इस बात पर निर्भर करता है कि H2O के अंदर H और O के बीच का बंध कैसा है। डिफरेंस समझ रहे हो। जैसे मान लो ये आपका H2O है, ये आपका H2O है, तो H2O के अंदर H और O का बंध कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठोस, द्रव, गैस में। ठोस, द्रव, गैस में इस बात से फर्क पड़ता है कि एक H2O दूसरे H2O के साथ में कैसा आकर्षण कर रहा है। अगर आकर्षण स्ट्रांग है ठोस होगा, वीक है द्रव होगा, और वीक है गैस होगा।
इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है। आप चाहो तो आशीष सर के कैप्सूल में लिख सकते हो, जल का ठोस द्रव गैस होना, जल का ठोस गैस, द्रव या गैस होना एक H2O तथा दूसरे H2O के बीच के आकर्षण से संबंधित होता है। एक H2O अणु व दूसरे H2O अणु के आकर्षण पर निर्भर है। सही है ना, कि एक H2O दूसरे H2O के साथ में, एक H2O दूसरे H2O के साथ में, एक H2O दूसरे H2O के साथ में कैसे आकर्षण करता है, उस पर सारी कहानी निर्भर करती है। एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को लग रहा है अगर कम आ रहा है तो। वो का सही है साउंड, ठीक है, लाइव टेस्टिंग। चलो अब देखते हैं इधर। हाँ, तो एक H और अंदर H2O के अंदर के बंधों से, H2O में H और O के बीच में जो बंध है उससे कोई मतलब नहीं है ठोस द्रव या गैस का। एक जल का अणु दूसरे जल के अणु के साथ में कैसे कनेक्टेड है, उससे ठोस द्रव गैस का मतलब होता है। ठीक है, या लिख सकते हो आप एक लाइन कि H2O में, H2O में H व O के बंध से, H2O में, H2O में H व O के बंध से सॉलिड लिक्विड गैस का कोई कनेक्शन नहीं है। सॉलिड लिक्विड गैस का कोई संबंध नहीं। ठीक है बेटा, ये एक मोटी मोटी बात है, ये आप इसको याद रखें। ये मैंने एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके लिए एक रिवीजन करवा दिया कि ठोस द्रव गैस का डिसीजन कैसे लिया जाता है। अब सर आपने ये रिवीजन यहाँ क्यों करवाया है ना, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो रिवीजन हमने यहाँ पे क्यों करवाया। एक एल्केन और दूसरे एल्केन के मध्य हमें ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का आकर्षण है। जैसे मान लीजिए आप CH4 की बात कर रहे हो, तो एक CH4 दूसरे CH4 के साथ में जिस प्रकार का आकर्षण रखता है उसके आधार पर फैसला होगा कि CH4 गैस होने वाला है, CH4 द्रव होने वाला है, या फिर CH4 ठोस होने वाला है। मेरी बात बिल्कुल सही है ना, किस अब तो आपको यहां से ये कंसेप्ट सीखने के बाद ये बात समझ में आ गई होगी कि एक अणु और दूसरे अणु के बीच की प्यार मोहब्बत से मतलब होता है कि बंदा ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। सो प्लीज ग्रैब माय पॉइंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक एल्केन दूसरे एल्केन के साथ किस प्रकार का आकर्षण करता है, सारी की सारी कहानी उस पर निर्भर करती है। ठीक है ना बात। तो एक एल्केन का दूसरे एल्केन से कोई बहुत खास प्यार नहीं है। एक एल्केन दूसरे एल्केन से जिस तरह का प्यार करता है उसका नाम है वॉन्डरवॉल आकर्षण बल, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। मैंने आपको 4th चैप्टर में पढ़ा दिया था कि इनके बीच में सिंपल वॉन्डरवॉल आकर्षण होता है ना। अब एक कमाल की बात और, कि वॉन्डरवॉल आकर्षण जो है
वो आणविक द्रव्यमान के साथ साथ बढ़ता जाता है। जितना आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना वॉन्डरवॉल आकर्षण बढ़ता जाएगा। अब इससे क्या सीखने को मिला, बहुत कमाल की चीज। जैसे मान लो आपके पास जो स्टार्टिंग के एल्केन है, स्टार्टिंग के एल्केन जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये जो स्टार्टिंग के एल्केन है, आपको साफ साफ पता है इन सब में आणविक द्रव्यमान कम है। इनका आणविक द्रव्यमान क्या है, कम है। तो एक CH4 और दूसरा CH4 जब सामने आएगा, तो क्योंकि आणविक द्रव्यमान कम है तो वॉन्डरवॉल आकर्षण बल भी कम लगेगा। तो ऐसे केस में वो ज्यादा पास पास नहीं रह पाएंगे, दूर दूर रहेंगे, क्योंकि एक एल्केन दूसरे एल्केन के साथ जिस बल के द्वारा जुड़ा होता है उसका नाम है वॉन्डरवॉल आकर्षण बल। और वॉन्डरवॉल आकर्षण बल किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे। इसके द्रव्यमान पे, अणु के द्रव्यमान पे। तो एक CH4 का आप खुद देखो ना कितना कम आणविक द्रव्यमान होगा। तो क्योंकि CH4 का आणविक द्रव्यमान बहुत ही कम है, इसलिए एक बात समझ में आती है कि स्टार्टिंग के जो एल्केन है उनमें आणविक द्रव्यमान कम होने के कारण उनके बीच का आकर्षण बहुत कमजोर है, तो अणु दूर दूर है। ये वाली स्थिति है क्योंकि कम आकर्षण है, ये कम आकर्षण वाला केस है। अगर एक अणु और दूसरे अणु के बीच में कम आकर्षण होगा तो ये वाला केस बनेगा। तो कम आकर्षण के कारण ऐसा केस देखने को मिलता है, और कम आकर्षण के कारण ही ये स्टार्टिंग के जो है ये गैस अवस्था में रहना पसंद करते हैं। मतलब आपको जो निम्नतर एल्केन है वो किस रूप में मिलती है, गैस रूप में। आपने सुना भी होगा कि मिथेन एक गैस है। मिथेन क्या है, गैस है। कमेंट करके बताओ यहां तक मक्खन है क्या। सही है, सही है ना बात, ठीक है। अब 5 कार्बन वाले एल्केन से लेकर के 17 कार्बन वाले एल्केन तक जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, इतना तो समझ में आ गया ना। जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉन्डरवॉल बल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वॉन्डरवॉल बल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमाणु पास आते जाएंगे। जैसे जैसे परमाणु पास आते जाएंगे वैसे वैसे ठोस से द्रव और द्रव से गैस से द्रव और द्रव से ठोस की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे आकर्षण बढ़ेगा ये वाली स्थिति आएगी। तो इसलिए C5H12 से लेकर के C17H36 तक आपको देखने को मिलते हैं लिक्विड। द्रव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, द्रव देखने को मिलता है। उसके बाद इसके बाद जो है C18 से लेकर के आगे में आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और आणविक द्रव्यमान के बहुत ज्यादा बढ़ने से, आणविक द्रव्यमान के बहुत ज्यादा बढ़ने से एल्केन एल्केन के बीच का प्यार और गहरा होता जाएगा, और पास आएंगे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ठोस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ठोस में। ऐसे बताओ कमेंट करके। तो सीधी सी बात है, निम्नतर एल्केन जो है जिनमें कार्बन की संख्या कम है, निम्नतर एल्केन जो है वो किस रूप में रहते हैं। निम्नतर एल्केन का मतलब होता है कार्बन की संख्या 1 से 4 के बीच में। तो कार्बन की संख्या अगर 1 से 4 के बीच में तो उसको बोलेंगे निम्नतर एल्केन, और वो किस रूप में रहेगा, गैस के रूप में। और जो आपके उच्चतर एल्केन है, उच्चतर एल्केन का मतलब होता है हायर एल्केन बोलते हैं इनको इंग्लिश में।
तो हायर एल्किन का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा द्रव्यमान हो गया है, जिसके कारण वॉन्डरवॉल बल भी बहुत ज्यादा हो गया है, और ऐसे केस में फिर ठोस के रूप में वो बंदा दिखाई दे रहा है। कोई बच्चा अगर आज से जुड़ा है तो कैसे पढ़ाई करे? कोई भी बच्चा अगर आज से जुड़ा है तो बस 9 तारीख तक का वेट करे, 9 तारीख आज से पढ़ना शुरू कर दे, और 9 तारीख को जो स्ट्रेटेजी बताई जाएगी उससे पढ़ेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब सर कोई स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं 9 तारीख को? थोड़ा तो सरप्राइज रिवील हो ही गया, कोई बात नहीं, चलता है। अब पता नहीं टीम से कितनी डांट पड़ने वाली है मेरे को। चलो देख लो इस स्लाइड को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखें। सर आप तो बता दिए। इतना आसान भी नहीं है पता लगाना। नॉट सो इजी गाइस, नॉट सो इजी स्टफ। इट्स एक्चुअली टफ टू गेस एनीथिंग। इट्स एक्चुअली टफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है गलनांक की। तो भौतिक गुण में पहला गुण हो गया भौतिक अवस्था, अच्छे से। फिजिकल स्टेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गलनांक वो तापमान होता है, गलनांक, गलनांक नहीं पता चला है। विक्रम सर ने रिवील कर दिया है वैसे, मैंने शॉर्ट देखा नहीं है, विक्रम सर ने रिवील कर दिया है। आसान थोड़ी है। चलो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक का मतलब क्या होता है? वो तापमान जिस पर ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है, वो तापमान जिससे ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं गलनांक। मेरे हिसाब से ये भी बहुत आसान है। जितना ज्यादा वॉन्डरवॉल बल होगा उतना एक अणु और दूसरा, हाँ एक और बात, कुछ बच्चे ना एक कैप्सूल में और गलती करते हैं, वो कैप्सूल भी सुन लो। भौतिक बहुत बड़ा कैप्सूल दे रहा हूं। भौतिक अवस्था में
परिवर्तन करने का तात्पर्य है भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने का तात्पर्य है भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने का तात्पर्य है भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने का तात्पर्य है अणुओं को पास लाना या दूर करना, अणुओं को पास लाना या दूर करना। जैसे दो अणु अगर बहुत पास लिया है आप तो आप ठोस अवस्था की तरफ जा रहे हो, अगर आप इन्हीं अणुओं को आप दूर कर दो तो आप द्रव और गैस की तरफ जा रहे हो। तो जब भी हम गलनांक को चेक करते हैं या जब भी हम क्वथनांक को चेक करते हैं, कमॉन वापस से, जब भी हम गलनांक को चेक करते हैं या जब भी हम क्वथनांक को चेक करते हैं तो आपको पता है क्या चीज चेक होती है कि एक अणु और दूसरे अणु के बीच में कैसी प्यार मोहब्बत है। अगर एक अणु और दूसरे अणु के बीच में बहुत भयंकर प्यार मोहब्बत है तो उसको पिघालना, अणुओं को दूर करना मुश्किल होता जाएगा। और अगर उनके बीच की प्यार मोहब्बत जो है वो कमजोर है तो उन्हें गलाना आसान होगा, उन्हें ठोस से द्रव में बदलना आसान होगा। अब यहां आपने क्या सीखा कि जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, समझना, जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गलनांक, बात की बात है, वैसे वैसे वॉन्डरवॉल बल बढ़ता जाएगा। और अगर वॉन्डरवॉल बल ज्यादा होगा तो अणुओं के बीच में प्यार मोहब्बत ज्यादा होगी, और अणुओं के बीच में प्यार मोहब्बत ज्यादा होगी तो उनको दूर करना मुश्किल हो जाएगा, और उनको दूर करना अगर मुश्किल होगा तो गलनांक भी ज्यादा आएगा। उनको दूर करना अगर मुश्किल होगा तो गलनांक भी ज्यादा आएगा। ऐसे मतलब अब एक बात क्लियर है कि जो उच्चतर एल्केन होंगे, उच्चतर एल्केन समझ गए ना, जिनको द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, जो उच्चतर एल्केन होंगे उनका उच्च गलनांक होगा। और जो चीज गलनांक के लिए लागू होती है मुझे लगता है वही चीज क्वथनांक के लिए भी लागू होगी, क्योंकि क्वथनांक का मतलब क्या है, ये तो गलनांक हो गया। क्वथनांक का मतलब क्या है, वो तापमान जिसपे आप द्रव से गैस में जा सको, है ना? तो जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉन्डरवॉल बल बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे जैसे वॉन्डरवॉल बल बढ़ेगा, द्रव भी अगर आपके पास है, द्रव भी अगर आपके पास है तो उस द्रव को गैस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको दूर करना पड़ेगा। उनके बीच में प्यार कौन सा है, वॉन्डरवॉल, उस प्यार को तोड़ के उनको दूर करना पड़ेगा। तो वॉन्डरवॉल बल बढ़ेगा, तो वॉन्डरवॉल बल बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ेगा। एक कंसेप्ट और याद रखना हमेशा, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं नेक्स्ट लाइन से, कि अगर शाखा बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ये पॉइंट थोड़ा नया है आपके लिए, मैं समझा दूंगा। यहां तक क्लियर है ना? तो यहां से एक बात फिर समझ में आई कि उच्चतर एल्केन का क्वथनांक भी उच्च होगा और गलनांक भी उच्च होगा। क्यों? द्रव्यमान ज्यादा है तो वॉन्डरवॉल बल ज्यादा है तो दूर करना मुश्किल है, ये रीजन है उसके पीछे। बताइए बताइए। इस बार आपकी राइटिंग लास्ट डे के कंपेरिजन में बहुत छोटी है बट मस्त लग रही है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी राइटिंग से बहुत अच्छा लगता है, और प्रेजेंटेशन जितनी बेहतरीन होगी चीज़ें उतनी ही अच्छी चलेंगी। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अब नई चीज़ के ऊपर। ये वाला पॉइंट समझना है अपन को कि शाखा जो है
वो क्वथनांक की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा करके ये चीज क्लियर करवाता हूँ। क्वथनांक के ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है जो सब चीजों को क्लियर करेगा। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए स्टार्ट करें, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें कैसे होगा। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से हैं। इनको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टीआरक्यू का। सेकंड, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो दोनों के, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आपको क्या लगता है, जरा जल्दी से वो मेंशन करो। क्वथनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। चलो करो। ठीक है, ट्राई किया आप लोगों ने, ट्राई करके क्या आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए, यदि हाँ तो बताइए, यदि ना तो भी बताइए, मैं सॉल्व करवाऊंगा, चिंता ना करें। सब होगा बेटा, सब कुछ होगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। सब कर लेंगे हम, सब कुछ ठीक कर लेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो कार्बन ज्यादा होंगे तो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा, आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वॉन्डरवॉल बल ज्यादा होंगे, वॉन्डरवॉल बल ज्यादा होंगे तो क्वथनांक और गलनांक दोनों बढ़ेंगे। तो ए का सबसे ज्यादा द्रव्यमान होने वाला है, उससे कम द्रव्यमान है सी का, और सबसे कम है बी का। तो बी से ज्यादा क्वथनांक सी का होगा, सी से ज्यादा क्वथनांक ए का होगा, और कारण सिंपल है, कारण है आणविक द्रव्यमान। पहले वाले क्वेश्चन के बारे में कितने बच्चे सही सोच पाए थे, हाथ ऊपर करके बताएंगे। पहले वाले क्वेश्चन के बारे में कितने बच्चे बिल्कुल सही सोच पाए थे, एकदम सही दिशा में सोच पाए थे, सही तरीके से सोच पाए थे, रेज योर हैंड्स प्लीज। सही है, सही है, सही है, गुड। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है,
और इसमें भी 5 कार्बन है, 5 5 5, तीनों में 5 ही कार्बन है। तीनों में 5 ही कार्बन है। ठीक है, फर्क किस बात का है भाई? आणविक द्रव्यमान इसका भी वही है, आणविक द्रव्यमान इसका भी वही है, और आणविक द्रव्यमान इसका भी वही है। तीनों में 5 5 कार्बन ही है। फर्क किस चीज का है वो समझिए। फर्क ये है, ये बिल्कुल सीधा है ऐसे, इसमें ब्रांच है, शाखा, और इसमें और ज्यादा ब्रांच है। अब ब्रांच होने से क्या दिक्कत होती है समझना। ब्रांच होने से ये होता है कि इसका जैसा दूसरा बंदा जब इसके सामने आएगा ना, तो यहां तो कोई ब्रांच नहीं है, तो संपर्क सतह ज्यादा होगी। भाई संपर्क सतह का मतलब होता है जो सतह कांटेक्ट में आ रही है, तो संपर्क सतह ज्यादा होगी, तो आकर्षण ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा होगा, दूर करना मुश्किल होगा। ये स्थिति है। तो सामने वाला ऐसे आएगा। ठीक है, संपर्क सतह में कमी आ गई ना, ये दूर दूर हो गए, ये दूर दूर हो गए। तो संपर्क सतह में कमी आने से ये हुआ, संपर्क सतह में कमी आने से ये हुआ, एक तरफ ज्यादा भी रह सकता है। देखो ऐसे, जो मान लो एक कण ऊपर से आ गया ऐसे, तो यहां तो ज्यादा है, यहां तो उतना ही है। बट दूसरा वाला अणु अगर ऐसे घूम करके आ जाए, तो संपर्क सतह थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहां पे संपर्क सतह कम हो गई। इधर, इधर तो दूसरा अणु भी ऐसा ही आएगा, और ऊपर वाला अणु भी ऐसे ही आएगा, ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इधर भी संपर्क सतह कम हो गई, इधर भी संपर्क सतह कम हो गई, तो आकर्षण और कम हो जाएगा। तो सबसे कम आकर्षण किसमें? इसमें। तो सबसे कम क्वथनांक, इससे ज्यादा आकर्षण इसमें, और सबसे ज्यादा आकर्षण इसमें। तो इसलिए कहते हैं कि शाखा जब बढ़ती है, तो शाखा के बढ़ने से वॉन्डरवॉल बल कम हो जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। क्यों? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो संपर्क सतह कम हो जाती है, और वॉन्डरवॉल बल कम होंगे तो क्वथनांक भी कम होगा, सीधी सी बात है। वॉन्डरवॉल बल कम होंगे तो क्वथनांक भी कम होगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ। आज की क्लास बहुत इजी लग रही होगी आपको, इजी है भी, आज की क्लास बहुत इजी है। आज एकदम बेसिक बेसिक ये पूरी क्लास में बहुत इजी सी क्लास है। कल से एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट होंगी, फिर एल्कीन एल्काइन, मतलब ये मान लीजिए ये चैप्टर बस 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक से बाहर आ जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समावयवता वगैरह आपको पढ़ाना है। आप ये सोच रहे होगे कि मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समावयवता क्यों नहीं पढ़ाया आपको, और मैं सेकंड चैप्टर हाइड्रोकार्बन पे क्यों आ गया? क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आप एल्केन एल्कीन से थोड़े से फेमिलियर हो जाओ, आपकी जान पहचान हो जाए इन लोगों से। उसके बाद फिर मैं आपको समावयवता पढ़ाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। ये सब मेरी स्ट्रेटेजीज है पढ़ाने की, आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस चीजें समझ में आ जाएंगी, इतना है ना, चिंता नहीं करनी है आपको। अब आगे की बात सुनो ध्यान से। पेपर खत्म हो गया। हाँ, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, विलेयता।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सभी बच्चे, मैं इस कमेंट सेक्शन में मैं इस कमेंट सेक्शन में आपको एक लाइन लिखवाने के लिए कहूंगा, अभी लाइन लिखने के लिए कहूंगा। जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे उस लाइन को लिखेंगे। और उस लाइन को लिखने का फायदा बताऊं क्या होगा? उस लाइन को लिखने का फायदा ये होगा कि ये टॉपिक की सबसे खास लाइन है, वो आपको याद हो जाएगी। लिखो, समान समान को घोलता है। ये बहुत बड़ी लाइन है। समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट। जो जैसा है वो बिल्कुल वैसे को ही अपने अंदर घोलता है। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए जल्दी से। समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट। जैसे आपको कभी सोचा कि नमक जो है NaCl वो पानी में क्यों घुलता है? बताऊं आपको मैं। नमक पानी में इसलिए घुलता है क्योंकि जो नमक है उसमें Na+ और Cl- आयन है। और अगर आप पानी को ध्यान से देखो तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पे है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे है पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण उस पे होता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इस प्रकार आपका जल जो है वो ध्रुवीय बन जाता है। ध्रुवीय मतलब इसमें प्लस माइनस होता है, और NaCl में भी प्लस माइनस है। तो जो जैसा है वो बिल्कुल वैसे को ही अपने अंदर घोलता है। तो NaCl में प्लस माइनस है, पानी के अंदर भी प्लस माइनस है, इसलिए नमक जो है पानी में घुलता है। क्यों? जैसे नमक पानी में जाता है, NaCl को चारों तरफ से प्यार मोहब्बत देने के लिए कौन आ जाता है? ऑक्सीजन। आजा बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पधारे, हम कृतज्ञ हो गए। हम चारों तरफ से घेर के आपको आशीर्वाद देंगे। और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। आकर्षण शुरू, आकर्षण शुरू, ऐसे। Cl- जो है चारों तरफ से कौन घेरना शुरू करेगा? जल का H+ वाला हिस्सा। आकर्षण 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 आकर्षण, इस प्रकार से। तो समान समान को घोलता है। समझ आ गया क्या? हाथ ऊपर करके जल्दी से बताओ। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि तेल जो है वो पानी में क्यों नहीं घुलता? क्योंकि तेल जो है वो अध्रुवीय होता है नेचर में, उसमें प्लस माइनस नहीं होता। पानी जो है वो ध्रुवीय होता है।
तो अध्रुवीय में ध्रुवीय नहीं घुल सकता, समान समान को घोलता है, तो ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलेगा। एक ध्रुवीय के अंदर अध्रुवीय कभी नहीं घुल सकता, सेम सेम रहने वाला है। अब एल्केन का नेचर कैसा है, अभी एल्केन की बात चल रही थी, तो एल्केन का नेचर है अध्रुवीय, तो ये किस में घुलेगा, ये घुलेगा अध्रुवीय विलायक के अंदर, इसको घोला जाएगा अध्रुवीय विलायक में। बस इतनी सी बात लिखनी थी, सपोर्ट के लिए मैंने आपको इतने सारे स्टेटमेंट समझा दिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, अर्थात समान समान को घोलता है, ये वाला कंसेप्ट कैसे काम करता है। लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, समान समान को घोलता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, यू मस्ट 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 नो। ठीक, आगे बढ़े। लास्ट चीज है घनत्व। तो याद रखें कि एल्केन का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है ना। घनत्व को लेके लिख देता हूं मैं एक पॉइंट, एल्केन का घनत्व, अधिकतम घनत्व मैक्सिमम, एल्केन का जो अधिकतम से अधिकतम संभव घनत्व है, एल्केन का मैक्सिमम घनत्व जो है, एल्केन का अधिकतम से अधिकतम घनत्व जो संभव है वो है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको देख करके आपको एक बात समझ आ गई होगी अच्छे से, पता है क्या, कि एल्केन का घनत्व पानी से भी कम होता है। तो एल्केन का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से, इसलिए तो ऐसा है, अगर आप ग्लास लोगे तो पानी नीचे होता है और तेल ऊपर तैरता है। तेल कौन है, एल्केन ही तो है। तेल ऊपर गया, तेल ऊपर क्यों है, क्योंकि तेल का घनत्व जो है वो पानी से कम है। तो हम लोगों ने आणविक द्रव्यमान डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने ठोस द्रव गैस डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने गलनांक देख लिया, क्वथनांक देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विलेयता देख ली, और लास्ट में हमने घनत्व देख लिया। इस प्रकार पूरी भौतिक गुणधर्म जो है एल्केन के यहीं पे समाप्त होते हैं। अब अगली कक्षा से रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट करेंगे, और अब ये चैप्टर बहुत जल्दी 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 होगा। अभी तक थोड़ा सा हम लोग स्लो चल रहे थे चैप्टर में, बट अब हम फास्ट चलेंगे। और 11th क्लास के बच्चों ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए द वेरी बिग सरप्राइज इज ऑन इट्स वे। जस्ट वेट फॉर वन डे, 9th ऑफ दिसंबर, शाम 6 बजे। तैयार रहिएगा। बाय बाय।